हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताने वाला हूँ, चीज़ों को इन ब्रीफ एक जो आइडिया है वो आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ कौन से आइडिया से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है या फिर डिफरेंट जो टॉपिक है उसके जो आइडिया से किस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ कोई फैक्ट रहा, कोई कॉन्सेप्ट रहा जो प्रीलिम्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का, उसके लिहाज से है। इसी के साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड रहा है 20 to 25 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, वो चाहे ऐसे हो या फिर जीएस 1 to 4 हो मेंस में। और इसी के साथ आपका एथिक्स का जीएस प्रीलिम्स का पेपर हो। ओके, जो प्रीलिम्स का आपका जीएस का पेपर होता है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों में ही जुड़ सकते हैं। बाकी जो कोर्स का हाईलाइट है उसको मेंशन किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आपका कोई अगर डाउट है मन में और किसी चीज़ को फर्दर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488। एडमिशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो आपको इस नंबर के ज़रिए पता लग जाएगा। तो पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है अबाउट डिज़ास्टर्स। और डिज़ास्टर में भी आपका कौन सा डिज़ास्टर? फ्लैश फ्लड का डिज़ास्टर। तो जब भी मॉनसून आता है उस समय हम देखते हैं कि आपके डिफरेंट रीजन में अक्रॉस इंडिया, वो चाहे आपके उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम हो। ओके, तो इन रीजन में क्या होते हैं, फ्लड का प्रॉब्लम देखा जाता है, इंक्लूडिंग साउदर्न स्टेट लाइक केरला। तो इन रीजन में जो फ्लैश फ्लड आता है तो उसके लिए हम सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज है उसको सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। नो डाउट क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन इसके साथ क्या है और डिफरेंट आपके कॉजेज भी देखे जाते हैं। ओके, तो उस कॉज के ऊपर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन ऑन स्पेशली ऑन फ्लैश फ्लड, तो इसके रीज़न में हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसी के साथ क्या है, आपकी जो अनप्लान्ड जो ग्रोथ है, अर्बन डेवलपमेंट है, उसको भी जिम्मेदार ठहराना होगा। इट मीन्स आपका एक तो स्टेट इसके लिए जिम्मेदार है जो क्या कर रही है, आपकी जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ले रही है। स्पेशली अगर हिमालयन स्टेट्स में देखें तो उसमें जो प्रॉपर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, उसका जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को आपका देखना चाहिए। उसके बाद जो लोकल आपकी गवर्नमेंट है, जिनको आपका अनरेगुलेटेड जो आपके बिजनेस स्टैब्लिशमेंट है या फिर आपके रेसिडेंशियल एरिया है जो डेवलप हो रही है, उनके ऊपर आपका रेगुलेशन लाना, जो आपके बाई लॉज है उनको फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वही चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा गया है इसमें कि ब्लेमिंग फ्लैश फ्लड ऑन ग्लोबल वार्मिंग एलोन ब्लाइंड्स अस। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है तो हम ऐसा एक आपका एटीट्यूड रखेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए हो रहा है तो ये होगा ही। लेकिन इसका अगर अलग रीज़न देखें जिसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो वो है आपका टू डेंजर ऑफ इल प्लान्ड डेवलपमेंट इन हिमालय रीजन। ओके, तो जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, आपके रास्ते का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या फिर कोई टनल बनाना हो या फिर उस एरिया में आपका जो वल्नरेबल एरिया है उसमें आपका कोई बिजनेस स्टैब्लिशमेंट हो या फिर रेसिडेंशियल एरिया हो, तो या फिर ज़्यादा आपका टूरिज्म को प्रमोट करना हो, ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है। तो वही सभी चीज़ें काफ़ी बारीकी से इसमें लिखी गई है। द ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस ऑफ अ हैवी मानसून इन populated areas of the Himalaya is not something new और अनएक्सपेक्टेड। ये न्यू और अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन क्यों ये आपका हो रहा है ज़्यादा फ्लैश फ्लड, और फ्लैश फ्लड से क्यों जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटेड अनप्लान्ड एंड ऑफन इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, मतलब रेसिडेंशियल एरिया, गेस्ट हाउस, आश्रम बनाना, होटल बनाना, मैगी पॉइंट्स बनाना, मिलिट्री कैंप बनाना। ओके, जो डायरेक्टली क्या होता है, दैट लाई डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ पोटेंशियल फ्लश फ्लड।
तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, मिटिगेट करना ज़रूरी है। तो इसमें सेंट्रल लेवल पे ओके आपके प्लान बनाना, स्टेट लेवल पे प्लान बनाना बाय स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और लोकल लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDMA डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उससे भी अगर लोकल लेवल में देखें तो म्यूनिसिपैलिटी और आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत होता है, उनको आपका प्रोएक्टिव मेजर्स लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले रूल्स को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना, बाय लॉज को फॉलो करना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना जिसमें ज़रूरी है, इसका क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट लर्निंग, कि लर्निंग में कैसे आपका स्टेराइल हो गया है, ओके, या फिर आपका जो एक बांझपन आ जाना, वो कैसे लर्निंग के अंदर देखा गया है। तो अभी जो डिजिटल पुश हम एजुकेशन में देख सकते हैं, स्पेशली इन एजुकेशन, ओके, तो वो किस तरीके से क्या कर रहा है, एक क्रैक दिखा रहा है। इट रिवील्स क्रैक इन एक्सेस एंड एम्पैथी। तो जब डिजिटल पुश आता है तो उससे क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ों में हम डिजिटल पुश इसीलिए करते हैं उसकी, ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ओके ज़्यादा बढ़ सके और बेटर तरीके से हम चीज़ों को डिलीवर कर सके। लेकिन हर चीज़ में ये आपका इक्वल रिजल्ट नहीं देता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में, तो एजुकेशन में क्या है, आपका टीचर और जो प्यूपिल है उनका इंटरेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। एक आपका स्कूल का एनवायरनमेंट में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, वो काफ़ी सही है। AI का इस्तेमाल करना या फिर आपका डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करना या फिर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना, वो काफ़ी सही है। ओके, या फिर टीचर लेस भी अगर पढ़ाते हैं बाय AI तो भी सही है। लेकिन उससे क्या होता है, एक क्रैक डेवलप होता है। और वो कौन सा क्रैक के बारे में बात कर रहा है, एक एक्सेस का क्रैक। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रूरल अर्बन जो डिवाइड है, ओके, कि अर्बन एरिया में सब सहूलियत है, रूरल एरिया में नहीं है। और अर्बन एरिया में अगर सहूलियत है भी, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फिर भी क्या है, जो आपके वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। ओके, फिर रूरल लेवल में देखें तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। ओके, फिर जो डिजिटल लिटरेसी है वो बेटर नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, एक्सेस का क्रैक एक डेवलप कर रही है और एम्पैथी के ऊपर ये हैमर कर रही है। क्योंकि जब टीचर सीधा सीधा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अभी जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर में हो या फिर आपके प्राइमरी लेवल पे हो, तो उस लेवल पे क्या है, आपका एक प्ले बेस्ड ओके फन बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसमें प्ले बेस्ड, फन बेस्ड में आप डिजिटल एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पुश करते हैं तो ठीक है। लेकिन उसमें जो एक इंटरैक्टिव लर्निंग होनी ज़रूरी है, ओके, जो टीचर आपके इंटरैक्शंस के ज़रिए, ओके, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के ज़रिए जो चीज़ें सिखाएगा, वो चीज़ डिजिटल पुश के ज़रिए नहीं सिखाया जा सकता है। ओके, उससे क्या होगा, जो इंसान है वो मशीन की तरह काम करने लगेंगे। उनके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, इन तरीके के जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं जिससे सोसाइटी एथिकल बनता है, सोसाइटी कंपैशनेट बनता है, ये सभी चीज़ें हम क्या कर बैठेंगे, मिस कर बैठेंगे। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपका ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम डिजिटल पुश को अगर कर रहे हैं तो इसको काफ़ी सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को रिसर्च करते हुए ही करना ज़रूरी है। और टीचर को जो इंटरेक्शन है वो देना काफ़ी ज़रूरी है। तो पेडागोजी इज़ नॉट इक्वल टू गैजेटरी। ओके, तो पेडागोजी को हम अगर गैजेट से चेंज कर देते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड का, ओके, ओनली गैजेट के ऊपर आपका रिलाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम जो एजुकेशनल अचीवमेंट चाहते हैं, ओके, फॉर अ बेटर सोसाइटी, फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाएगा। और अभी आपका डिजिटाइजेशन होने की वजह से या फिर गैजेटरी का यूज़ होने की वजह से टीचर का ऑटोनॉमी भी क्या है, कोलैप्स हो रहा है। तो उन चीज़ों को भी हमें क्या करना है, एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें आपका जो डिजिटल पुश है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है एजुकेशन में, उसको पूछा जा सकता है। तो नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है मैंने वो अभी आपको बताया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है मेंस में। ओके, या फिर अगर आपका सीधा सीधा एजुकेशन में डिजिटल पुश का क्या नेगेटिव पॉजिटिव है वो अगर नहीं भी पूछता है, तो सीधा अगर पूछेगा कि डिजिटल इंडिया मिशन का या फिर AI का आपके क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, तब उसमें आप जब लिखेंगे एजुकेशन के ऊपर हो, हेल्थ के ऊपर हो, गवर्नेंस के ऊपर हो, तो उसमें आपको आप ये इसका एजुकेशन वाला पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, सीधा नहीं भी पूछा गया तो भी। ओके, तो उसमें आपको क्या है, एक एजुकेशन वाला पर्सपेक्टिव आपको हासिल हो जाएगा। बाकी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ये सभी क्या है, इसको प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है, पास्ट में पूछा गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोटे छोटे।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है विल द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सर्वाइव द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। तो जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ये उनका सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में जो उनके पॉलिसीज थी वो इतनी हर्ष नहीं थी जितनी अभी सेकेंड टर्म में है। ओके, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये इनका लास्ट टर्म ही है, क्योंकि यूएसए में 2 ही टर्म के लिए प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो शायद से उनका रुख इसीलिए ऐसा है। ओके, लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि सभी को ये भरोसा तो है कि जब ट्रम्प आपका ये टर्म कंप्लीट कर लेंगे, तब तक क्या है, आपका कंप्लीट करने के बाद नए प्रेसिडेंट कोई चुने तो उनका जो आपका एक्टिविटीज़ रहेगा, एक्शंस रहेगा, वो ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करेगा। लेकिन अभी जो और आपके लगभग 3 साल से भी ज़्यादा बचे हुए हैं, क्या इस समय पे अंडर हिज प्रेसिडेंसी जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा? तो अभी आप देख सकते हैं जो रूल बेस्ड ऑर्डर है इसको डेवलप ही किया गया है बाय यूएसए। तो इसमें हम वुड्रो विल्सन जी का नाम ले सकते हैं, जो पास्ट में प्रेसिडेंट रह चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। तो उसमें उन्होंने जो 14 पॉइंट का चार्टर लाया था, या फिर लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट करना, क्यों? ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, फ्री फ्लो हो सके ट्रेड का, नेविगेशन का। तो उस तरीके से क्या हुआ, आपके 1920 से ही इंटरनेशनल लेवल पे रूल बेस्ड ऑर्डर को चलाने के लिए वुड्रो विल्सन से लेके आपके अप टू लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प साहब से पहले जो बाइडेन साहब तक, उस समय तक क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर काफ़ी ठीक रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जैसे WHO से विड्रॉ करना, यूनेस्को से विड्रॉ करने की धमकी देना, या फिर यूएस एड का जो प्रोविज़न है उसको ख़त्म कर देना, फिर जो आपका फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, या फिर आपके फाइन लगाने की कोशिश करना अंडर कार्टसा लॉ। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, इंटरनेशनल जो आपका रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको वॉयलेट कर रही है। तो क्या ये सरवाइव कर पाएगा? ओके, तो ये अभी देखा जाना है कि आने वाले समय पे क्या होता है। लेकिन अभी के समय पे देखें तो आप पूरा जो ग्लोबल लेवल पे एक जो लीडरशिप होना चाहिए था यूएसए का, क्योंकि यूएसए काफ़ी हेजीमोनिक पावर है, लेकिन इनको जो अपना हेजीमोनी है, जो एक आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्ले करना चाहिए था, वो रोल प्ले करने पे असमर्थ है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे एक क्राई आप अभी फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर ही है कि क्या एडम स्मिथ का जो आपका थियोरी है, जो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन अपने जो किताब है उसमें प्रोपाउंड किया था, फ्री ट्रेड, कि जो फ्री ट्रेड है वो क्या कर सकती है, वर्ल्ड में प्रोस्पेरिटी ला सकती है। ओके, एक दूसरे देशों को एक मदद कर सकती है, आपका जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, उसको बेटर कर सकती है। और उससे क्या है, देश के अंदर जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, उसको बेटर कर सकता है, ह्यूमन लाइफ्स को बेटर कर सकता है। तो उस आइडिया से आपके प्रेरित होके ही आपका फ्री ट्रेड का जो आइडिया है वो आगे आया था। और उससे आप देख सकते हैं गेट हो, WTO हो, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था। इवन यूएसए जो इतने दिन से आइडियोलॉजी फॉलो करती आई है, वो एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन का फ्री ट्रेड का आइडिया है उसी को फॉलो करते आई है। लेकिन अभी देखा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, क्या वो इन एडम स्मिथ साहब का जो आपका थियोरी है, आइडिया है जो फ्री ट्रेड का, क्या उसको समझ पाएंगे कि उसको अगर डिसरप्ट किया तो किस तरीके से वर्ल्ड में क्या हो सकता है, आपकी ट्रेड में और डिप्लोमेटिक रिलेशन में खलबली मच सकती है। तो वही चीज़ें इसमें क्वेश्चन किया गया है। ओके, तो वही इसमें आप देख सकते हैं एडम स्मिथ्स फ्री ट्रेड फिलोसफी वर्सेस ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिज्म। तो अभी एडम स्मिथ साहब क्या थे, प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट में थे। उन्होंने कहा था कि वेल्थ ऑफ नेशंस में कि जो फ्री ट्रेड होता है उससे क्या है, इट लीड टू पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी। और ये क्या करता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर इंसान को बेनिफिट करता है। और सोसाइटी में क्या करता है, एक स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है हमारे हर इंसान के लाइफ का, वो आपका स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। और उसी के लिहाज से क्या हुआ, आपके हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी अगर देखें तो ओपन ट्रेड डेवलप हुआ था। लेकिन जब 1930 के समय स्मॉथ हाउले टैरिफ एक्ट जब लाया गया था बाय यूएसए, जिसने आपके थाउजेंड्स ऑफ गुड्स के ऊपर क्या किया था, आपके रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, जिससे ग्रेट डिप्रेशन और ज़्यादा वर्सेंड हो गया था। तो उसी तरह का सिचुएशन आज के समय पे हम फेस कर सकते हैं।
रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है और इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन जैसा माहौल फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, ग्लोबल ट्रेड को रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत चलाए रखना, फ्री फ्लोटिंग ऑफ ट्रेड, फ्री नेविगेशन, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिएगा कि पिछले जो आर्टिकल हमने देखा, बिकॉज ऑफ ट्रम्पेरियन डिसरप्शन, ट्रम्प साहब का जो डिसरप्शन है उसकी वजह से डिफरेंट नेशन जो आपके हॉस्टाइल है, जैसे इंडिया चाइना, जिसके बीच में आपके क्या है, बहुत सारे बॉर्डर डिफरेंसेस, डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस, ओके, फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंसेस देखे जाते हैं, फिर भी दोनों देश क्या कर रहे हैं, आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स, एससीओ, ताकि क्या कर सके, जो आपका एक लॉलेसनेस आपका आया है बिकॉज ऑफ ट्रम्पेरियन डिसऑर्डर, उसको टैकल किया जा सके। ओके, तो अभी इंडिया के लिए एक मार्केट मिलना, फिर आपके जो टेक्नोलॉजी है, ओके, उसमें आपकी लेवरेज लेना, फिर आपके क्लाइमेट फाइनेंस मिलना, इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाइना के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और चाइना के साथ अगर इंडिया का ट्रेड रिलेशन देखें तो उसमें हमारा कोई डिसरप्शन नहीं है, वो काफ़ी हद तक सही है, तो उसको हम और डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन उसको ज़्यादा डिपेंड इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, आपके स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम देखी जाती है, जो बॉर्डर इशू है, जिसको लेके आपके गलवान वैली क्लैश हो या फिर 1962 का वार हो, वो सभी चीज़ें देखी गई हैं। तो उन इस पर्सपेक्टिव से क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, और आप जो आईआर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप मेंशन कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट टेकलिंग स्ट्रे प्रॉब्लम। तो जो स्ट्रे डॉग है उनको लेके जो प्रॉब्लम देखी जाती है, तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग कहाँ पाया जाता है, इंडिया में ही पाया जाता है। तो एस्टिमेटेड है कि 1.53 करोड़ स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन है, और इसमें आपका मोर देन 37 लाख केसेस ऑफ डॉग बाइट्स भी है, जिसमें ये भी रिपोर्ट हुआ है कि आपकी हजारों में लोगों की जान गई है बिकॉज ऑफ रेबिश वायरस, जो आपका क्या है, जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है। तो हाल ही में दिल्ली में आपके एक छोटे बच्चे का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रे डॉग ने बाइट किया था, तो उसको लेके आपके केस चला था और पिटिशन हुआ था। तो उसके ऊपर क्या किया है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है अथॉरिटीज इन दिल्ली एनसीआर कि जितने भी स्ट्रे डॉग है उनको क्या किया जाना चाहिए, शेल्टर दिया जाना चाहिए, यूँ खुले आपके सड़कों में घूमने नहीं देना चाहिए। उनको शेल्टर देते हुए उसी के साथ उनका वैक्सीनेशन करना, स्टेरिलाइजेशन करना, ताकि उनके पॉपुलेशन का ब्रीडिंग को आपका कंट्रोल किया जा सके, और इम्यूनाइजेशन के तहत उनसे जो भी खतरा है उसको कम किया जा सके। और इसमें आपका जो एनिमल है डॉग, उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, उसका जो एनिमल राइट होता है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, एज वेल एज जो लोकल पॉपुलेशन है उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसी के साथ आपका इसमें गाइडलाइन बनाने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि आज के समय पे देख सकते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रे डॉग होने का एक रीज़न ये भी है कि जो आपके पेट ओनर्स होते हैं वो बीच में ही अपने पेट को छोड़ देते हैं सड़क में, तो उससे क्या होती है, ओवर ब्रीडिंग होती है। ओके, फिर आपके सेकेंडली ये भी है कि आपका जो पहले एक नॉर्म था कि डॉग को अडॉप्ट कर लेना या फिर घर में रखना, घर में ही फीड करना, वो चीज़ें आजकल कम देखी जाती हैं। ओके, लोग कंपैशन तो दिखाते हैं लेकिन सड़क में दिखाते हैं। तो अगर आप जैसे जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा जाता है कि डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हर इंसान अगर एक एक डॉग को अडॉप्ट कर ले तो उससे क्या है, ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो ये एक आप वे फॉरवर्ड में सजेशन रख सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन होता है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। बाकी पीडीएफ ऑलरेडी सुबह ही अवेलेबल करा दिया गया था, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो स्ट्रे डॉग का जो प्रॉब्लम है, तो कोर्ट ने भी कंसर्न जताई है, न्यूज़ में काफ़ी समय से बना हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर आपके जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन बन सकता है, और 4 में भी जो एथिकल इश्यूज है उसको लेके क्वेश्चन बन सकता है कि क्या स्ट्रे डॉग को आपका पॉइजन दिया जाना सही है, या फिर उनका जो ब्रीडिंग है कंप्लीटली रोक देना क्या सही है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नेचर के अगेंस्ट जाना चाहिए। तो इस तरीके के चीज़ों को आपको काफ़ी बारीकी से लिखना होगा, एनिमल राइट्स को लिंक करते हुए विथ ह्यूमन राइट्स टू। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।